हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का लेग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। एक होता है लेग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुई है ये, ठीक है, बहुत बार देखने को मिली है आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली। और यही क्वेश्चन था, स्टेट एंड प्रूव या फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर लेग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होगा? अब हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं है तो सिर्फ इतना करते थे, और अगर कांस्टेंट होते थे तो प्लस में रिएक्शन फोर्सेस भी आती थी। ये चीज़ हमने निकाल ली थी, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया था पूरा का पूरा कि ये कहाँ से आया है, ये सारा पॉसिबल एक्सेलरेशन में हम पढ़ के आए। अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन फोर्सेस के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना या कोई भी फॉर्मूला निकालना। किसकी हेल्प से? लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, लैम्डा और म्यू आगे यूज़ करेंगे हम। तो वो होते हैं लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, कि भाई मल्टीप्लायर्स मतलब उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। वो चीज़, वो जो टर्म है, वो लेग्रांज जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए वो मल्टीप्लायर कहलाते हैं। और लेग्रांज इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए वो लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एक ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल एंड में जब वैल्यू पुट कराऊंगी तो पूछूंगी, तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको अच्छे से याद रख लेना है। एन के ओमेगा के मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स। लेकिन फोर्स ये कब होती है? जब कांस्टेंट ना हो। लेकिन अगर कांस्टेंट है तो प्लस में रिएक्शन फोर्सेस भी होंगी, ठीक है। तो देखो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जहाँ भी हमने पढ़ा था वहाँ ये दो इक्वेशंस बनी थी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये सेम इक्वेशन एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाती थी, ठीक है। अब हमें पता है कॉन्स्टेंट्स आइडियल है। अगर कॉन्स्टेंट आइडियल हो तो जो वर्क डन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो वर्क डन क्या होता है? अगर कॉन्स्टेंट्स आइडियल हैं तो ज़ीरो। और आइडियल कांस्टेंट पे ही काम होता है लेग्रांज इक्वेशन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीन इक्वेशन बन गई। क्या करना है? तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। कब? इसको एज इट इज, इन दोनों को क्या कि इस इक्वेशन को माइनस लैम्डा अल्फा से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन को माइनस म्यू बीटा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये जो दो है टर्म्स, इन दोनों से ये कहलाते हैं, ये जो स्केलर्स दे रखे हैं, लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ये है वो, ठीक है। तो इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, किया, और इसमें ऐड करो, तीनों इक्वेशन को ऐड करो। तो ये क्या, तीनों में ये डेल आर के डेल आर के डेल आर के, ये तो बनेगा ही। समेशन के फ्रॉम 1 to n 1 to n एंड 1 to n तीनों में है। समेशन बाहर ले लो, इसको लास्ट में ले लेना डेल आर के, तीनों में से वो भी बाहर है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या बचा? आर के। यहाँ से क्या बचा? माइनस लैम्डा अल्फा इंटू करली एफ अल्फा बाय करली आर के, प्लस यहाँ से क्या बचा? माइनस म्यू बीटा इंटू एल बीटा के, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? अल्फा जाता है 1 से d तक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने होते थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फाइनाइट और डिफरेंशियल। तो फाइनाइट होते थे d और डिफरेंशियल होते थे g। इसी चीज़ को कार्टेशियन फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना पड़ जाए तो क्या करोगे? आर के ही ब्रेक होगा, के एक्स इस तरह करके, आर के एक्स, आर के वाई, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, आर के ये वाला आर के जो है वो किस फॉर्म में होगा? एक्स के, वाई के, जेड के, ठीक है। करली आर के होगा तो वही, तो ये किस फॉर्म में बन सकता है? आर के एक्स माइनस समेशन अल्फा फ्रॉम 1 to d लैम्डा अल्फा करली एफ अल्फा बाय करली एक्स के माइनस समेशन यू बीटा एल बीटा के। एल बीटा के की फॉर्म कैसे होती थी? तीन कौन से थे? ए बी सी करके थे ना, तो वही ए बीटा के, और इसकी जगह डेल एक्स के, प्लस फिर वाई के वाली टर्म
प्लस जेड के वाली टर्म। सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, ठीक है, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, एक्स वाली टर्म प्लस वाई वाली टर्म प्लस जेड वाली टर्म सेम इक्वल्स टू 0। इन्होंने बता रखा है आर के जो है वो किस किस से मिलके बना, आर एक्स के आई कैप प्लस आर के वाई जे कैप प्लस आर के जेड के कैप। जो स्मॉल आर के पोजीशन वेक्टर वो एक्स के वाई के जेड के कंपोनेंट्स हैं। एल बीटा के कौन से होते हैं, ए बीटा के, बी बीटा के, सी बीटा के। डेल आर के क्या होंगे, डेल एक्स के, डेल वाई के, डेल जेड के। करली एफ एल्फा बाई करली एफ आर के, मतलब वही आर के ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स लिखे हुए। जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स हैं वो मल्टीप्लायर्स हैं ये लैग्रांजियन के, लैम्डा अल्फा प्लस एंड म्यू बीटा। अब तुम सोच रहे होगे कि वहाँ माइनस लगवाया था, यहाँ नहीं है। वहाँ माइनस सिर्फ इसलिए लगवाया था ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि पहले सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऐड करो देन उसे फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करो। तो इसलिए इक्वेशन को माइनस लैम्डा अल्फा और माइनस यू बीटा से मल्टीप्लाई कर लो और फिर कह दो तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन का जो डाउट होता है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस ये याद रखना कि जो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स हैं वो माइनस के लेने हैं, तो समझ खुद अपने आप माइनस आता चला जाएगा इक्वेशन में, तुम ऐड करोगे तब भी, ठीक है। अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैम्डा अल्फा म्यू बीटा हमें कैसे लेने हैं, इस तरह की अगर हो सकता है कि जो 6th इक्वेशन बनी थी लास्ट में जिसमें हमें ब्रेक करके लिखे थे, और जो 5th थी जिसमें हमने कंपोनेंट वाइज नहीं लिखी थी, एक छोटी सी इक्वेशन लिखी थी, उसमें से वेक्टर्स अगर गायब हो जाएं, और जब हमने पूरा कंपोनेंट वाइज लिखा तो उसमें से स्केलर गायब हो जाएं, उसका मतलब ये। अब देखो आर के वेक्टर, अभी तुमने ये देखा है, यहाँ से देखो ये इक्वेशन बनी थी, यहाँ से तुम्हें अगर आर के की वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो तुम कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, इस वैल्यू को उधर ले जाओ, ठीक है। ये सारा का सारा उधर चला जाएगा भाई, यहाँ क्या बचेगा, आर के डेल के आर के, ये डेल आर के जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से क्या बचेगा, समेशन लैम्डा अल्फा करली एफ अल्फा बाई करली आर के, और अंदर ये मल्टीप्लाई और यही सब, और अंदर ये मल्टीप्लाई। जब तुम आर के इधर छोड़ो बाकी सब को दूसरे साइड ले जाओ, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। के की वैल्यू समेशन नीचे ला रखा है, यहाँ बता रखा 1 से लेके n तक जाएगी। ये है रिएक्शन फोर्सेस का, क्योंकि हमें लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब ये है कि हमें आर के वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन लेके आना है, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में। अब हम चाहते हैं कि वो जो जनरल एक्सप्रेशन आया है ना उसमें आर के कहीं ना लिखा हो, रिएक्शन फोर्सेस का कोई मतलब ना हो। मैंने कही थी सबसे पहले कि जो पॉसिबल एक्सेलरेशन वाली थी कि इक्वेशन में फर्स्ट जो है वो दोबारा पूछूंगी, वो क्या थी, एम के ओमेगा के इज इक्वल्स टू एफ के प्लस आर के, ये थी। आर के की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, एम के ओमेगा के माइनस एफ के, ठीक है। तो आर के की जगह रखो एम के ओमेगा के माइनस एफ के, ठीक है। एफ के को दूसरे साइड ले जाओ तो यहाँ प्लस का बन जाएगा। समझ आया ये कैसे आया है, तो ये है लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड में एक तरह से तुम्हें लास्ट में रिएक्शन फोर्सेस लेके आनी है और एंड में उस रिएक्शन फोर्सेस की भी वैल्यू रिप्लेस करनी है, उसमें आर के वेक्टर जो है वो ख़त्म करना है, वैनिश करना है वहाँ से हमें, ठीक है। ये था लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में क्या है, एक सिस्टम लिया बहुत छोटा सा है जिस एन पार्टिकल का, जिसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर के है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम हमेशा से पढ़ते हैं कि टोटल फोर्स किसी भी सिस्टम पे अगर एक्ट हो रही है वो ज़ीरो है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर टोटल फोर्स चारों तरफ से, हर तरफ से एक्ट होने वाली वो क्या होती है, नेट फोर्स 0, ठीक है। वो शुरू से पढ़ते आए हम अपने स्कूल टाइमिंग से। तो वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स एफ के इन द डिस्प्लेसमेंट डेल आर के इज इक्वल्स टू 0। तो
तो क्या होगा, तो उस पर अगर वर्चुअल वर्क जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो सम ओवर ऑल द पार्टिकल्स इज 0। अगर ये है एफ के डेल आर के इक्वल्स टू 0, तो वो हर पार्टिकल का जो सम होगा, हर पार्टिकल पे ये होगा, तो समेशन करोगे तब भी 0 आएगा। तो ये सब 0 आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो किस पे क्या होती है, 0। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर के इज इक्वल्स टू वर्चुअल वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पे लग रहा है इसलिए इसे वर्चुअल वर्क कहा गया है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है ये है क्या, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पे लगने वाली फोर्स के साथ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पे लग रहा है इसलिए वर्चुअल वर्क। ठीक है, देखो एफ के इज इक्वल्स टू एफ के ए प्लस स्मॉल एफ के। ये तीन एफ के तीनों अलग है, एक कैपिटल एफ है, एक कैपिटल एफ के ऊपर सफिक्स में ए है, और एक स्मॉल एफ के है। ये क्या है, ये है अप्लाइड फोर्स, और ये स्मॉल एफ के क्या है, जो कॉन्स्टेंट्स की वजह से फोर्स होती है। ठीक है, अब हमें पता है टोटल फोर्स क्या होती है, अगर कोई भी बॉडी जो है, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। पीछे लिख के आए हैं एफ के डेल आर के 0। अगर एफ के ये है तो एफ के डेल आर के क्या होगा, दोनों तरफ डेल आर के से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे में डेल आर के से समेशन चलेगा के की वैल्यू 1 से n तक, तो वो 0 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। अब हमें पता है नेट वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट इज 0। जो ओवरऑल वर्चुअल वर्क होगा वो फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट का वो क्या होगा, 0। अगर ये जो फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट है ये वाला टर्म 0 हो जाता है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट फोर्स है ना, ये फोर्स वो है जो कांस्टेंट्स की वजह से है, वो टर्म क्या होगी, 0। अगर ये 0 है तो ये क्या होगी, ये 0। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, लैग्रांज इक्वेशन फर्स्ट काइंड भी हो गया। नेक्स्ट आता है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब तुम्हारे रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए हैं कि इनमें से हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। फिर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड आएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड फोर्स जो एंड तक यूज़ होंगे, क्यू आई, वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड फोर्सेस के साथ। So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I'll share my UPI ID and the Instagram ID in the description box. Thank you guys.